नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग नसीरपुर गाँव में आए हैं और नसीरपुर गाँव भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी हैं, जिनका लगातार जो क्षत्रिय स्वाभिमान को लेके संघनाथ हुआ और पूरे उत्तर भारत में जिस तरह लगातार जो सरकार के खिलाफ जो लोगों में एकदम पूरा मूवमेंट चला, आंदोलन चला, लोग त्रस्त हो गए सरकार से। जो बहुत सारे मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे, व्यापारियों के मुद्दे, महँगाई के मुद्दे, बेरोज़गारी के मुद्दे, उन तमाम मुद्दों को बहुत प्रमुखता से उठाया। तो आज 7 इंडिया न्यूज़ लाइव के मंच पर ठाकुर पूरन सिंह जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका ठाकुर साहब बहुत-बहुत स्वागत है 7 इंडिया न्यूज़ के मंच पर। धन्यवाद बहुत-बहुत। सर, एक सवाल ये है कि पिछले 10 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी जब हम 2013 के मोदी जी के भाषण सुनते हैं आज भी, तो वो टोटल फ़ोकस महँगाई पे था, रोज़गार पे था, व्यापार पे था और किसानों के तमाम मुद्दों को लेके था। तो आपको क्या लगता है कि 10 साल लगातार सरकार रही, 10 साल में मतलब आपकी नज़र में ये सरकार किन-किन मसलों पे खरी उतर पाई? देखो, मैं इस पे विस्तार से आपको ना बता के एक छोटी-सी बात बताऊँ, बहुत बड़ा उदाहरण है। सन 2047 का घोषणा पत्र तैयार करा भारतीय जनता पार्टी ने। घोषणा पत्र करना चाहिए था सन 2024 का तैयार, और आप कहें कि भाई विकसित भारत होगा। ये जो आपने सवाल करा महंगाई, बेरोजगारी, इन सब का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस देश की जनता 130 करोड़ लोग, और 130 करोड़ लोगों में आज भी 80 करोड़ लोगों को सरकार अनाज दे रही हो फ्री में, वो देश कब विकसित होगा, कब उसकी महंगाई, उसकी बेरोजगारी पे चोट लगेगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। यदि 80 करोड़ लोग आज अनाज ना लेते तो मैं जरूर समझता कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी पे कहीं ना कहीं अंकुश लगा। ये सारी चीज की जड़ी 80 करोड़ लोगों को अनाज ही भारत की गरीबी का सबसे बड़ा पैमाना है। ऐसा ऐसा क्या हुआ? आप तो लगातार पिछले 8-10 साल से मूवमेंट चला रहे हैं, किसान संगठन चला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि इस बार आपको मुखर होना पड़ा? देखिए, ये भाजपा, मोदी या उनके खिलाफ किसी का वो नहीं है, ये सरकारों के खिलाफ है। सरकार कांग्रेस की होती तब भी आंदोलन होता, सरकार किसी की भी रहे, क्योंकि लोकतंत्र का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। सरकारें मजबूत रहें ना रहें, नेता मजबूत रहें ना रहें, इससे कोई देश पर प्रभाव नहीं पड़ता। देश पे प्रभाव पड़ता है लोकतंत्र के कमजोर और प्रबल होने से। और आज वर्तमान परिस्थिति में मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत उस दिन पैदा हुई जब मोदी जी ने कहा कि इस बार 400 पार। तो मुझे एक बहुत बड़ी टीस हुई और मेरे दिमाग में ये बात आई कि इसका मतलब ये है कि अब सरकारें तय करेंगी कि हमें हिंदुस्तान में कितनी सीट चाहिए। इसका मतलब ये है अब लोकतंत्र की कोई मर्यादा नहीं है। लोकतंत्र से वोट ना मांग के सीधी सी मशीनों से वोट मांगी जा रही, और उसी एवं मशीन को कहा कि इस बार 400 पार। तो मुझे कहीं ना कहीं दर्द महसूस हुआ और मैं उसी दर्द को लेकर लोगों के बीच में गया कि भाई 400 पार का नारा, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इस बार आपकी वोट की, आपकी समस्याओं की, आपकी बेरोजगारी की, किसान की आय दोगुनी, इस बार इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। इस बार यदि चुनाव में चर्चा होगी तो 400 पार की, और विपक्ष ये कहेगा कि हम 400 पार नहीं होने देंगे। दो बीच के टकराव में लोकतंत्र की हत्या होगी। हम लोगों के बीच में गए, किसानों के बीच में गए, मजदूरों के बीच में गए, बेरोजगारों के बीच में गए, और 7 अप्रैल को जो महाकुंभ रखा गया उसमें सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया गया कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग हमेशा सड़क पर, हमारे पूर्वज भी रहे, तो भगत सिंह, सब लोग रहे, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, सब लोगों ने इस देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा प्रयास करा। हमारा भी वही प्रयास है। अध्यक्ष जी, जब चुनाव की शुरुआत हुई और पहले चरण का चुनाव हुआ और चूंकि यहाँ नन्नौता में महापंचायत हो गई थी उससे पहले, तो हमें लग रहा है कि भाजपा ने उस महापंचायत को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। और जब लगातार नन्नौता के बाद में जब खेड़ा पंचायत हुई, लगातार पंचायतों का दौर हुआ, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री को उतारा गया। यहाँ अमित शाह भी आए, शाहपुर में हुई। और मुझे लग रहा है कि पहले चरण के चुनाव को लेकर भाजपा ने पंचायत को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे ही दूसरा चरण शुरू होता है, तो एकदम भाजपा ने बहुत गंभीरता से लिया, जब पता चला कि बहुत कम वोट परसेंटेज हो गया। क्योंकि मेरा सवाल थोड़ा लंबा ये है कि अब डरी हुई है भाजपा। पूर्वांचल में चुनाव को लेके एकाएक हम देखते हैं कि अमित शाह, राजा भैया जो कुंडा से विधायक हैं, उन्हें तत्काल बेंगलुरु बुला लिया गया। उधर रात में धनंजय सिंह का टिकट काट दिया गया।
ब्रजभूषण शरण के बेटे को टिकट दे दिया। तो कहीं न कहीं ये तो डर था कि बीजेपी के जो क्षेत्रीय वोट है, कहीं पश्चिम की तरह पूर्व में अगर ऐसा हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और जिस तरह राजा भैया को बुलाया गया बैंगलोर में, धनंजय अगरात की पत्नी का श्रीकला अगरात में टिकट कटवाया गया, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सब प्रेशर में अब सीधे तौर पे योगी जी को अलग कर दिया, अमित शाह ने पूरा मोर्चा सँभाल लिया पूर्वांचल में, तो क्या लग रहा है कि भई अब प्रेशर में लेने का समय है और अगर प्रेशर में ना लिए तो जो क्षत्रिय समाज है वो नुकसान कर देगा बीजेपी का? देखो, 2 चीज़ आप बहुत गहराई से समझे। ये लोकतंत्र है। यहाँ हमेशा 2 लड़ाई रही। जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भी यहाँ 2 धाराएँ थी। एक धारा थी कि हमारे मिटने के बाद भी देश आज़ाद हो, और इसीलिए कहा कि सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो लोग थे जो देश को आज़ाद देखना चाहते थे। उनके लिए जीवन के मायने नहीं थे, उनके लिए सुख के मायने नहीं थे, उनके लिए मायने थे तो भारत माता की बेड़ियों को काटना। एक दूसरा धड़ा था जो ये चाहता था कि भारत आज़ाद हो, लेकिन फिर हम इस पे सत्ता में हम राज करें। दोनों अपने मकसद में कामयाब हुए, कुछ नहीं बदला। आज भी सेम वही परिस्थिति है। देखो, राजपूत समाज या लोकतंत्र दोनों एक ही कड़ी के 2 हिस्से हैं। लोकतंत्र से अलग राजपूत समाज नहीं है, और राजपूत समाज से अलग लोकतंत्र नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे राजा भैया हो, चाहे ब्रजभूषण हो, वो सत्ता के लोग हैं, और सत्ता के लोग सत्ता के साथ समझौता करेंगे। लेकिन लोकतंत्र और राजपूत समाज इस बार स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा। वो पूर्वांचल में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। राजा भैया समझौता करें, ब्रजभूषण समझौता करें, क्योंकि वो राज सुख भोगने का समझौता है। हम लोगों की लड़ाई ना टिकटों की पहले थी, ना किसी के टिकट मिलने की आज है। हमारी लड़ाई स्वाभिमान की है और लोकतंत्र को मजबूत करने की है। इसलिए पूरे देश का राजपूत और पूरे देश के लोकतंत्र में रहने वाले लोग इस बार लोकतंत्र की मर्यादा का पूरा ख्याल रखेंगे। चाहे कोई कहीं भी चला जा, वो राज्य में रहने के लिए समझौते रोज करें, लेकिन लोकतंत्र में रहने के लिए जनता फैसला करेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह अगर हम छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की बात करें, हम राजस्थान में नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री की बात करें, या शिवराज सिंह चौहान की बात करें, या सॉरी मध्य प्रदेश में, या हम राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें, क्या जिस तरह एकाएक एक दिल्ली से आवाज़ आई और 2 लोगों ने निर्णय ले लिया इन्हें बदलने का, जबकि वो छत्रप हैं पुराने भाजपा के, क्या आपको लग रहा है कि ये जो सैलाब था, ये जो आक्रोश था मन में, कि जिसे चाहा उसे हटा दिया, जिसे चाहा उसे सीएम बना दिया, क्या उसका भी कुछ आपको लगता था कि वो आक्रोश था पहले से? देखो, ये तो ना बहुत अच्छा सवाल आपका है, लेकिन मेरा इसमें एक बहुत स्पष्ट आपको जवाब है कि नरेंद्र सिंह तोमर और वसुंधरा राजे, ये सब लोग भाजपा के लिए बहुत छोटे नेता हैं। जिन लोगों ने भाजपा खड़ी करी, जिन लोगों ने भाजपा के लिए अपना जीवन निछावर करा, वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, जसवंत सिंह हो, मुरली मनोहर जोशी हो, इन्हें तो तभी समझ लेना चाहिए था कि जब ये जोड़ी उन नेताओं को, जिन नेताओं ने इस पार्टी के लिए अपना सब कुछ निछावर करा, तब इन्होंने उन्हें नहीं। फिर इसमें ये जो नेता फिलहाल वर्तमान में है, इनका कोई वजूद नहीं है। ये तो इनके लिए मूली गाजर है, इन्हें काटना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने तो वो दरख्त काट दिया जिस दरख्त की छांव में नरेंद्र मोदी जी ने अपना जीवन यापन करा और भाजपा में रहकर अपना आपको स्थापित करा। इन्होंने तो वही दरख्त काट दिया। तो जब वही दरख्त इन्होंने नहीं बख्शा, तो नरेंद्र तोमर हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, इनके कोई मायने पार्टी में, इनके कोई मायने नहीं। अध्यक्ष जी, ये सब चूँकि जितनी जब हम देख रहे हैं, अगर कोई विरोध करता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं। हम बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन, वो जेल में हैं। मतलब जो बोलता है बीजेपी के सामने, सत्ता के सामने, वो कहीं न कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं आईटी के शिकंजे में फँस जाता है, सब जेल चले जाते हैं। तो आपने पहले चरण से जो पूरा एक मूवमेंट शुरू किया और इस मूवमेंट ने पूरा एकदम सिनेरियो चेंज कर दिया पूरा सरकार का, तो क्या आप पे प्रेशर पड़ा होगा? देखो, मैं एक बात आपको बताऊं, एक देश का पार्टी का नेता कोई बात कह रहा और एक आम नागरिक कोई बात कह रहा, उसमें बहुत अंतर है। और हम लोग तो सामान्य परिवार के लोग हैं, किसान हैं बहुत छोटे से। हमने तो कहा कि हमारे पे भी एक बार हमारी भी जांच सरकार करवावे, कम से कम सरकार को पता तो लगे कि हमारे पे कर्जा है, कि कम से कम एक किसान की, और वो भी किसान नेता की हालत का पता लगना चाहिए कि भाई उस पर कर्जा है कि वो पैसे वाला है। तो प्रेशर तो खैर लोकतंत्र में हम तो
महाराणा प्रताप के वंशज हैं, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम तो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के वंशज हैं, उन्हें मारने वाले लोग हैं। हम किसी के दबाव में तो खैर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सरकारें पहले भी रहे, हमारे पूर्वज तो उनके साथ भी लड़ते रहे, अब नई सरकारें आई, इनके साथ भी लड़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि बात दबाव की नहीं है, दबाव में बस हमारा सवाल सिर्फ सरकारों से ये है कि यदि लोकतंत्र को दबा के इस देश में कभी भी सरकारें बनेंगी तो वो ना सरकार फायदे में रहेगी ना देश फायदे में रहेगा। लास्ट का एक सवाल है आपसे अध्यक्ष जी कि दिल्ली में ड्यू में महाराणा प्रताप जी की जयंती का प्रोग्राम था और वहाँ कुछ छात्रों ने प्रोग्राम मनाने का आयोजन किया और जैसे ही ये पता चला सरकार को कि वहाँ आप चीफ गेस्ट रहोगे, तो मुझे ये सूचना मिली, हालांकि मैं आपसे इसकी पुष्टि करूंगा कि वो परमिशन को रद्द कर दिया गया सरकार ने। क्या ऐसा है जी? देखो, पहली बात तो ये है कि इस देश के महापुरुषों ने इस देश के समस्त लोगों के लिए, इस देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी तो इतना बड़ा उदाहरण है कि उनके सेनापति हकीम खान सूरी थे, उनके कोषाध्यक्ष भामाशाह जैन बनिए थे, उनकी सेना में वंचित संचित भील सब लोग थे। उन्होंने सारी जातियों के लिए मिलकर लड़ाई लड़ी, सबको साथ लेके। और डीयू में बच्चों पे, क्योंकि बच्चों ने ये प्रोग्राम रखा था, उन्हें परमिशन दे दी थी 7 तारीख की कि 7 तारीख में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनावें। और जो वहाँ परमिशन देने वाले हैं गुप्ता जी, उन्होंने परमिशन दे दी थी, परमिशन का लेटर भी उन्हें मिल गया था। फिर उन्होंने बच्चों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि ठाकुर पूरन सिंह और रविंद्र भाटी नहीं आवेंगे, और वो आवेंगे तो तुम्हें कोई परमिशन नहीं दी जाएगी, और परमिशन भी तुम्हें तब दी जाएगी जब तुम एबीवीपी और संघ के झंडे के नीचे मतलब जयंती मनाओगे। बच्चों ने कहा कि जिस व्यक्ति ने घास की रोटी खा के भी अकबर के साथ समझौता ना करा हो, आज हम उस व्यक्ति की जयंती किसी के झंडे के नीचे किसी कीमत पर नहीं मनाएंगे। वो बच्चे बड़े साहस के साथ वो लड़ते रहे 2:30 बजे तक, रात के 2:30 बजे उन्हें परमिशन दी, और परमिशन देने के बाद बच्चे 3:30-4 बजे तक घर पहुंचे, और जब सुबह वो जयंती मनाने के लिए गए तो फिर उन्हें एक लेटर दिया कि तुम्हारी परमिशन कैंसिल कर दी। उन बच्चों ने वहीं यूनिवर्सिटी के सामने सड़क पे जहां पुलिस की बैरिकेडिंग थी, उसी बैरिकेडिंग पे महाराणा प्रताप जी की तस्वीर लगा के जयंती मनाने का काम करा। उन बच्चों को पुलिस से डराया गया। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि यदि गृह मंत्रालय आज एक इतने बड़े महापुरुष का अपमान करके, जो देश का भविष्य है, बच्चे जो प्रेरणा लेना चाहते थे मतलब महाराणा प्रताप से, उनकी गाथा गा के उन्हें रोकने का मतलब है कि ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए इस देश का शासन करना चाहते हैं। न इनके मन में किसी महापुरुष का सम्मान है, न इस देश के बच्चों का सम्मान है, न इस देश के किसान का सम्मान है। और ये हरकत करके जो कल डीयू में हरकत करी उन्होंने, ये हरकत करने के बाद तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ये संकेत दे दिया कि हमारे मन में महापुरुषों के प्रति कोई सम्मान नहीं। अध्यक्ष जी, एक लास्ट सवाल है आपसे। ये पहले चरण का जो मूवमेंट शुरू हुआ पश्चिम यूपी से, और ये यहाँ से उठ के पूरे उत्तर भारत में चला गया। अभी मैं देखता हूँ लगातार हरियाणा में आप बहुत सारी महापंचायतें कर रहे हो, चूँकि यहाँ 25 मई को चुनाव है, और राजस्थान में जहाँ-जहाँ चुनाव हुआ वहाँ मैंने आपको देखा, आप लगातार गए वहाँ पंचायतों में। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूरा आक्रोश है उत्तर भारत में क्षत्रिय समाज का, इसका चुनाव में कितना असर पड़ने वाला है? देखो, राजपूत समाज एक बड़ा वोट बैंक है पूरे भारत में, और इस बार बड़ा असर है क्योंकि इस बार लड़ाई भागीदारी की नहीं है, क्योंकि भागीदारी पर तो समझौता हो जाकर है। इस बार लड़ाई स्वाभिमान की है। पुरुषोत्तम रूपाला जैसा नालायक व्यक्ति यदि 16,000 हमारी माता जिन्होंने जोहर करा इस देश के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी उस समय नारी शक्ति को बचाने के लिए, आज पुरुषोत्तम रूपाला जैसा नालायक व्यक्ति यदि ये खड़ा होकर कह के हमारे रिश्ते अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी के रहे, तो राजपूत समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं ये बात आपको दावे से कह सकूं कि जो राजपूत समाज आज भारतीय जनता पार्टी या पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के साथ है, वो कहीं ना कहीं राजपूत होने पे भी उसके शक है। क्योंकि राजपूत समाज का हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, आज वो ये या तो ये स्पष्ट करे, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले क्षत्रिय राजपूत वो ये साबित करें कि पुरुषोत्तम रूपाला ने जो कहा वो सही है, और यदि वो गलत है तो उन्हें अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों वो टिकट मांगते फिर रहे भाजपा से? क्यों वो भाजपा के साथ समझौते करते फिर रहे? पहले वो तय करें समाज के सामने, ये तय करें समाज के सामने कि पुरुषोत्तम रूपाला सही है या हम सही है, तब वो पार्टियों में जाके चमचागिरी करने का काम करें। इसलिए ये स्वाभिमान की लड़ाई है,
और पूरे भारत का क्षत्रिय समाज और हमारी विचारधारा से लगे हुए सभी जाति और धर्म के लोग इस लड़ाई में हमारे साथ हैं और इसे हम बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और चुनाव पे इसका असर कितना पड़ेगा मेरा सवाल ये नहीं है, लेकिन हाँ, इस राजनीति पे इसका असर जरूर पड़ेगा कि भारत का हर व्यक्ति स्वाभिमानी है और स्वाभिमान के साथ वो कोई समझौता नहीं कर सकता। अध्यक्ष 3 चरणों के चुनाव हो चुके। हालाँकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है और 7 चरणों का चुनाव उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो अपना मूवमेंट था जो पश्चिम से शुरू हुआ, क्या ये पूर्व तक जाएगा, लास्ट चरण तक? देखो, ये तो पूरे भारत में है, पूर्वांचल में लगातार इसका असर है और हमारे से लगातार बात होती रहे सभी की, जो भी भाई इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, इस विचारधारा के लोग हैं, सबसे बात हो और सब लोगों का मन है कि आपने बहुत सराहनीय ये काम किया कि भाई लोकतंत्र को बचाने के लिए आपने एक लड़ाई लड़ी, क्योंकि ये सत्ता में आने की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई है। सत्ता में आने के लिए तो पार्टियां हैं, वो छटपटा रहे सब लोग, सब नेता अपनी अपनी पंचायतें कर रहे, अपने अपने भाषण दे रहे, लेकिन हमारी सत्ता की लड़ाई नहीं, स्वाभिमान की लड़ाई है, लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई है। और वो पूर्वांचल नहीं, पूरे भारत में लड़ी जा रही और पूरे भारत में उसका असर भी देखने को मिलेगा। आज चूँकि हम लोग ठाकुर पूरन सिंह जी से बात कर रहे थे और आपने पश्चिम की धरा से जो एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, और मूवमेंट किसके खिलाफ किया कि जिस सरकारों ने बहुत सारे जो दरक्कत जो बड़े-बड़े मुख्यमंत्री थे, उन सबको जेल में डालने का काम किया, जेल पहुंचा दिया अगर विरोध किया। और इसी मिट्टी से मतलब नसीरपुर से ये आवाज़ उठी और ये आज पूरे देश में मतलब खासकर मैं कहूँगा तो उत्तर भारत जो बड़ी बेल्ट है, जहाँ क्षत्रिय समाज की ज़्यादा बहुलता है, वहाँ इसका असर दिखा दिया। और एक तरफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचारी के मामले हैं, जो किसानों के मामले हैं, जो व्यापारियों के मामले हैं, किसान भारतीय संगठन एक आवाज़ बना और लोगों को ताकत दी और इसलिए लोग विरोध कर पाए। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। हम लगातार अध्यक्ष जी को लगातार 7 इंडिया न्यूज़ के मंच पर बुलाते रहेंगे और जो देश की समस्या है उसके बारे में दर्शकों के लगातार सवालों के जवाब अध्यक्ष से लेते रहेंगे। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार, राजेश शर्मा।